हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर के बारे में। ये हिंदी विषय का मॉडल पेपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। उन सभी का सल्यूशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, नहीं तो यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो भी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप अपने सभी सब्जेक्ट, हिंदी का हम यहाँ कर रहे हैं, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, संस्कृत का और सामाजिक का, सभी का सल्यूशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस मॉडल पेपर के अनुसार ही आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। आप जानते हैं कि पैटर्न में कुछ चेंज है। जैसे पिछले साल मतलब होते थे ना 12 एमसीक्यूज होते थे, इस बार 15-15 एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से रहेगा पूरा कंप्लीट सोल्यूशन, चलिए देखते हैं, ठीक है। जानते हैं आपके पूर्णांक होंगे 80 नंबर, क्योंकि आपके 20 नंबर स्कूल से सेशनल मार्क्स होते हैं, 17 को भेजे जाएंगे। 80 नंबर आपको वहां से लाना है, इस पेपर में लाने हैं, ठीक है। समय रहेगा आपके पास 3.25 घंटे का, ठीक है। सामान्य निर्देश पढ़ने के बाद आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन पे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें खंड अ में आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी विषय अपने जो सामाजिक है, गणित है, विज्ञान है, इन तीनों में 15-15 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा है पंडिताइन में? तो कौन सा लगा है? आइन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना? ब ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। स्वच्छ का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? सु धन अच, ठीक है ना। द ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भ्रमर गीत की भाषा है, भ्रमर गीत की भाषा कौन सी है? तो भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। अगला देखिए, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है? इसमें किसकी आभा का वर्णन किया गया है? तो है फागुन की, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपना पांचवा प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो किसके समान माना है? तो हम कहेंगे ऑप्शन श, सहस्त्र बाहु के समान। ऑप्शन श करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो किसकी लगी हुई थी? तो आप कहोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक है, यही सच है, इस कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है इसकी? मन्नू भंडारी, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो ये व्यंग्य किस पर किया है? उन्होंने किया है नवाबों पर, ठीक है ना। कि नवाबों पर, पहले नवाब होते थे लेकिन अब भी नवाबी उनमें बनी हुई है, सब कुछ चले जाने के बाद भी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति क्या है? तो अभाज्य, विभाज्य, अविभाज्य, विनाशकारी या प्रलयकारी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा अविभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है, किसको कहा गया है? तो हम कहेंगे गंतोक को, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहते थे? तो हम कहेंगे ऑप्शन क्या होगा? भोलानाथ, ठीक है ना। ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर देखते हैं रिक्त स्थान, किस प्रकार से सवाल है देखिए। यहाँ पे आपसे रिक्त स्थान में ना क्या पूछा जाएगा? जो आपके व्याकरण के प्रश्न है ना वो पूछे जाएंगे। तो जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जिसमें दो कर्म हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक। क्या कहेंगे? द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अविकारी शब्द को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? अविकारी मतलब जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? एक और अव्यय, मतलब जिसका व्यय नहीं हो, जो खर्च नहीं हो, ठीक है। तीसरा है, डैश समास में समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद है ना प्रधान होते हैं समान रूप से। कौन सा समास है वो? तो वो होता है अपना द्वंद्व समास, ठीक है ना। कौन सा समास है अपना? द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ
जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं? तो प्रत्यय। क्या जोड़ते हैं उनके साथ? प्रत्यय। अगला देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। नेक्स्ट है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के डैश में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं? उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते हैं आगे। कहाँ जुड़ते हैं? आगे बोलो या फिर आरंभ में बोलो, ठीक है ना। आरंभ में या आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। अब आपको ये है जो अपने गद्यांश पढ़ना है। आपको यहाँ 6 नंबर का गद्यांश मिलेगा, उसके बाद एक पद्यांश मिलेगा। अब गद्यांश को पढ़ कर है ना क्वेश्चन के आंसर देना है। गद्यांश क्या है देखिए, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास अथवा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का सुउद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र के निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे, शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ठीक है, ये पैसेज है अपना, क्या है, गद्यांश है। अब इसको पढ़ लिया, अब इसके उत्तर देने हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से है प्रश्न। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक कैसे लिखो? क्या होगा उचित शीर्षक? तो हम कहेंगे इसका होगा शिक्षा, या हम लिख सकते हैं शिक्षा का महत्व, ठीक है ना, शिक्षा। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? तो व्यक्ति और राष्ट्र का अगर निर्माण करना हो तो वो किससे होगा? समुचित शिक्षा से, ठीक है ना, या अच्छी शिक्षा से, ठीक है। अगला देखिए, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? तो सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा, ठीक है ना। इसका उत्तर भी आप लिख देंगे शिक्षा। फिर देखिए, राष्ट्र के विकास और नागरिक के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अगर राष्ट्र का विकास और नागरिकों का व्यक्तित्व निर्माण करना है तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा होगी तो ही नागरिकों का चरित्र अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। फिर देखिए, गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे? तो यहाँ पढ़ा हमने अभी, गांधी जी के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र निर्माण के लिए गांधी जी अनिवार्य मानते थे। वो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, ठीक है ना। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। मतलब जो गद्यांश में आया ना वही ढूंढना, विनाश का अपोजिट। तो विनाश का अपोजिट अपने ये पढ़ा विकास, ठीक है ना। विनाश है नष्ट करना, विकास है कोई चीज को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, ये पद्यांश दे रखा होगा, ठीक है ना। अब इस पद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत। वीरों का कैसा हो वसंत, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश, ये जो पद्यांश है ना ये लिया गया अपने सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पोइम है उसमें से। पोइम का नाम ही यह है, वीरों का कैसा हो वसंत, ठीक है। तो इसको पढ़ के हम नाम क्या दे सकते हैं? इस पद्यांश का उचित शीर्षांक वसंत दे सकते हैं, ठीक है ना, वसंत, ठीक है। नेक्स्ट है, मधु लेकर कौन आया? तो मधु लेकर, देखो मधु लेकर आया अनंग। अनंग कहते हैं आसमान को, किसको? आसमान को। तो कौन लेकर आया मधु? आसमान, आकाश, ठीक है। कंत किस वेश में है? कंत का मतलब होता है पति, ठीक है ना। यहाँ पे पति बोला गया है कंत, ठीक है। तो वो किस वेश में? वो वीर के वेश में, योद्धा के वेश में है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वसुधा की तुलना किससे की गई है? तो वसुधा की तुलना किससे की गई है? वधु वसुधा। वधु वसुधा मतलब वधु यानी होती है क्या? दुल्हन। तो वसुधा की तुलना, वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? दुल्हन से की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो वसंत ऋतु का वर्णन है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है? तो सरसों है, तो सरसों किस रंग की होती है? पीले रंग की, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट।
फिर मिलेगा आपको खंड ब। खंड ब के अंदर आपके पाठ्य पुस्तक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सवाल किस प्रकार से देखिए, काशी संस्कृति की पाठशालाएं हैं, तो नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखिए। तो काशी पाठशाला क्यों है, क्योंकि काशी एक ऐसी जगह है, संगीत की अद्भुत जगह है, जहाँ पर बड़े बड़े जो संगीतज्ञ है वो यहाँ तैयार हुए हैं। और ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ खान पान उत्सव सामाजिक रीति रिवाज सारे यहाँ होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला है, काशी को संस्कृति की पाठशाला बोला है, ठीक है ना। अगला है संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है। ये सारे क्वेश्चन 7 प्रश्न है और सातों 2-2 नंबर के प्रश्न है, हर प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है ना। और लगभग आपको 40 शब्दों में उत्तर देने का मतलब हुआ कम से कम आपको 3-4 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है, तो ध्यान रखिएगा संस्कृति यदि कल्याण, क्या संस्कृति का मेन काम क्या होता है, कल्याण। जो संस्कृति ऐसी कल्याण करती है, अगर संस्कृति कल्याण करने से मुंह मोड़ ले या कल्याण नहीं करे, वो संस्कृति असंस्कृति बन जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिसका परिणाम फिर क्या होता है, असभ्यता होता है। क्या होता है, असभ्यता। तो संस्कृति असंस्कृति कब बन जाती है, जब संस्कृति कल्याण की भावना को त्याग कर कार्य करें तो वो असंस्कृति बन जाती है, जिससे असभ्यता फैलती है, ठीक है। अगला देखते हैं, संगतकार कविता का मूल भाव क्या है। संगतकार कौन होते हैं, मान लीजिए एक कोई गायक है, गायक के पीछे जो राग देने वाले वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं संगतकार। अब संगतकार जो कविता उसका मूल भाव ये है कि इसमें एक मेन जो सिंगर होता है उसके पीछे गायक के पीछे जितने भी लोग होते हैं वो इस एक आदमी को आगे बढ़ाने के लिए खुद को झोंक देते हैं, ठीक है ना। और आगे एक ही आदमी बढ़ पाता है, फेमस एक ही हो पाता है। तो इसका मूल भाव क्या होगा, ये उन व्यक्तियों के योगदान पर आधारित हैं जो व्यक्ति एक मुख्य व्यक्ति की सफलता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है आत्मकथ्य कविता में, ठीक है ना। तो पहला तो इसमें हिंदी भाषा की कौन सी खड़ी बोली का उपयोग किया है, कौन सी खड़ी बोली, ठीक है ना। और दूसरा क्या किया है, दूसरा इसके अंदर मनोभाव को व्यक्त करने के लिए उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने सुंदर सुंदर और नवीन बिंबों का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। एक तो खड़ी बोली का इस्तेमाल और सजीवता दिखाने के लिए कवि ने ललित सुंदर और नवीन बिंबों का उपयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। अब ऐसा देखेगा तो लेखक को बहुत ही अत्यंत दुख अनुभव हुआ। लेखक के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि ये ऐसा विस्फोट क्यों हुआ, लोगों के दर्द जो हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उनके दर्द के साथ कवि खुद को जोड़ लिया कवि ने और फिर लिखने के लिए खुद को प्रेरित किया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो जब पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखा ना तो लेखक को लगा इतने सुंदर और मनमोहक दृश्य में ये औरतें इतनी मेहनत कर रही हैं, तो लेखिका को बहुत दुख हुआ इस चीज़ को देखकर कि जहाँ वो औरतें पत्थर तोड़ रही थी वहाँ पे न छाया थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मनोरम दृश्य था, लेकिन वहाँ पे औरतें मजदूरी कर रही थी। तो लेखिका के हृदय में व्यथा हो गई, मतलब बहुत दुख हुआ लेखिका को, ठीक है। अगला देखते हैं, आंखें भर आना। आंखें भर आना का मतलब क्या हुआ, मतलब आंखों में आंसू आ जाना। जैसे एक कोई लड़का, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10वीं में फेल हो गया तो उसके पिता की आंखें भर आई, ठीक है ना। कोई भी नाम ले सकते हैं, अजीत, मान लीजिए अजीत 10वीं में फेल होने पर उसकी माँ की आंखें भर आई, ठीक है ना। अगला देखते हैं, खंड स आएगा जिसमें आपसे फिर से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये गद्यांश पढ़िएगा और क्वेश्चन बड़े इससे आसान पूछे जाते हैं। जैसे लेखक दुखी क्यों हो गया, लेखक दुखी क्यों हो गया था, क्योंकि लेखक ने जब देखा कि देश की खातिर गृहस्थी गृहस्थी घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब छोड़कर लोग लगे हुए हैं, उन पे भी लोग हंस देते हैं, तो लेखक ने सोचा कि ये क्या दुनिया है, ठीक है। तो उनको बहुत दुख हुआ था। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, तो 15 दिनों बाद कस्बे से गुजरे थे।
सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। और लेखक वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि लेखक वहाँ पे लोग हंसते हैं और वहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई उस पर चश्मा नहीं था, इस वजह से नहीं रुकना चाहते थे। ठीक है ना, ये सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अगर वो आप पैसेज नहीं कर पाते तो आपको दूसरा एक और में पैसेज मिलेगा। ठीक है, आप ये वाला पैसेज अटेम्प्ट कर सकते हो। कहने का मतलब पेपर बहुत ही इजी ढंग से आता है सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, हिंदी की बात नहीं, सभी में बहुत ही आसान पेपर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है जिसमें क्या पूछा गया है कि लड़की के विवाह में कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई। तो ऊपर पैसेज में लिखा हुआ है कि वो क्या होनी चाहिए। एक तो विवाह की अनिवार्य योग्यता उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और शिक्षा में मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस पैसेज को पढ़ के आप आराम से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है कि लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। तो लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे मतलब लेखिका को अपने वजूद का एहसास हुआ। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो सुशीला ने कौन सी योग्यता? रसोई खाने में रसोई घर में खाना बनाने वाली योग्यता हासिल कर ली थी। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि पिताजी मानते थे कि रसोई घर तो एक भटियार खाना है और वहाँ उनके हिसाब से वहाँ रहना जो लेखिका उसकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने के बराबर था। इसलिए पिताजी कहते थे लेखिका को रसोई से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पद्यांश दे रखा है, ये भी और में होगा। ये पद्यांश अटेम्प्ट करिए या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार का है। पहला सवाल है कि फसल क्या है, यहाँ से शुरू हुआ। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के चिरकन का। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? तो इस पद्यांश में ना कवि ने किसकी बात की है? कवि ने फसल की बात की है। किसकी? फसल की बात कर रहा है। ठीक है, फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है? तो फसल है वो किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है। ठीक है ना, किसान जब मेहनत करता है उस फसल को छूता है तो वो और तेजी से बढ़ती है। ठीक है, रूपांतर है सूरज की किरणों का। पंक्ति का आशय क्या है? इसका आशय ये है कि सूरज की जो किरणें हैं, रूपांतर है सूरज की किरणें, मतलब सूरज की किरणें जब फसल पे पड़ती हैं तभी फसल फलती और फूलती है, बढ़ती है। ठीक है, तो सूर्य की किरणें उसके लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। तो कवि ने किस किस का? मिट्टी का किया है। ठीक है, और किसका? नदी यानी जल का किया है, पानी का किया है। मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें, इन सब का वर्णन किया है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद अथवा वाला देख लीजिए। अथवा वाला देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धराधरो ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है, ये दिया। अब इसको पढ़ के ये आंसर देने हैं। तो पहला देखिए, प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है? तो प्रस्तुत कविता बादल की तुलना किससे की गई है? बादल की तुलना काले घुंघराले, एक छोटे बच्चे के काले घुंघराले बाल होते हैं ना, उसके समान बादल को बोला गया है। ठीक है, किसके हृदय में विद्युत छवि है? किसके हृदय में? तो बादल के हृदय में। किसके? बादल के हृदय में विद्युत छवि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कवि को नव जीवन देने वाला क्यों बताया गया? यहाँ पे हो सकता है बादल भी हो जाए कि बादल को नव जीवन देने वाला या कवि को नव जीवन देने वाला क्यों बताया गया? जिस प्रकार क्या बादल खड़ी फसल है, उसको बादल जब पानी बरसाता है तब ये फसल को नया जीवन मिलता है, उसी प्रकार कवि भी क्या होता है? नव जीवन देता है। अपनी कविताओं से जागृति पैदा करता है, हारे हुए लोगों को एक नया उत्साह देता है अपनी कविताओं के माध्यम से। कौन? कवि। तो ये दोनों ही क्या है? नव जीवन देने वाले हैं। ठीक है, कवि और बादल में क्या समानता बताई गई? यही समानता जो बात की, दोनों ही क्या है? नया जीवन देते हैं। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से और बादल अपने पानी के माध्यम से। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पेपर पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है,
अब प्रश्न पूछा है, बाल गोविंद भगत की किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किन वजह से कहा गया है, तो आप बोलोगे बाल भगत जो कि अपने भगत कबीर के पक्के भगत थे, ठीक है ना, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलते एक तो, ठीक है, बाल गोविंद क्या कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार करते थे और किसी चीज़ का उपयोग करने से पहले अनुमति लेते थे, इसके कारण उनको क्या भगत कहा गया था। ठीक है, और ये इसके अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो, ठीक है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं ना आपके 14, 15, ये 3-3 नंबर के प्रश्न है और अथवा में यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अथवा में मतलब दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, फिर सेक्शन आपका डी आएगा जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे यतीन्द्र मिश्र के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखिए, मतलब जो इन्होंने कृतियाँ लिखी उसके और इनका व्यक्तित्व कैसा था दोनों के बारे में वर्णन करिए। यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके अथवा में कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में है। ठीक है, तो कवि परिचय आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, सभी कवि जितने भी कवि आपने हैं पोएम में सबका पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कविताओं में नेक्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लेखिका ने अपनी संपूर्ण यात्रा को खोज यात्रा क्यों कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो 18वां प्रश्न आता है 6 नंबर का, जो भी कि सबसे आसान होता है, बस लिखना ज़्यादा होता है लेकिन आसान। टॉपिक को ढंग से चुनिए क्योंकि इसमें आपको 4 मिलेंगे टॉपिक। ठीक है, आतंकवाद एक समस्या, हर बार रिपीट होता है बार बार। पर्यावरण एक प्रदूषण, ठीक है, जिसमें आपको पहले प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, ठीक है, लास्ट में उपसार, पहले प्रस्तावना लास्ट में उपसार, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी आपके निबंध है वो बता दिए जाएंगे और उनसे बाहर आज तक ही नहीं आए तो आगे भी नहीं आएगा। ठीक है ना, और अनुशासन का महत्व। ठीक है, और चौथा टॉपिक दे दिया मेरी अविस्मरणीय यात्रा। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर देखिए स्वयं को आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर, अब देखिए एक खेल सप्ताह में जाने तो प्रार्थना पत्र, या फिर आपको अपने मित्र को पुस्तक का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, दोनों में से कोई आपको एक करना है, पत्र लेखन। ठीक है, बड़ा ही आसान। फिर नेक्स्ट है जो अपना लास्ट क्वेश्चन है कि निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन बनाइए। ठीक है, या तो आपको विज्ञापन ऐसे एक बॉक्स बना के विज्ञापन किस निर्धन महिलाएं हैं दरियां बेच रही है उसके हिसाब से, नहीं तो व्यावसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तु प्रदर्शनी को देखने आने हेतु एक विज्ञापन बनाइए, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो बेटर लगे वो अटेम्प्ट करना है। आपका बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके बाकी सब्जेक्ट का सल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट वहाँ जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे और बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।